स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डीएनए की। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है, इसकी खोज किसने की थी, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और इसके कार्य क्या होते हैं, इन सारी चीजों पर चर्चा आज के इस वीडियो लेक्चर में होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा है कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल है जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। साथ ही यह विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों पर नियंत्रण रखने का भी कार्य करता है। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि न्यूक्लिक एसिड मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। आज हमारी जो भी चर्चा होगी वो डीएनए पर होगी। डीएनए पर हम चर्चा करें उसके पहले हम जान लें कि डीएनए या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की थोड़ी सी संक्षिप्त में हिस्ट्री क्या है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, न्यूक्लिक एसिड की खोज 1869 में फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा पस सेल में की गई थी। मवाद कोशिकाओं में इसकी खोज की गई थी और इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। न्यूक्लिन नाम क्यों दिया था? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इस कारण से इसको नाम क्या दिया गया? न्यूक्लिन नाम दिया गया, जिसे बाद में जो है न्यूक्लिक एसिड कहा गया। न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा गया भाई? एसिड क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। इसके प्रॉपर्टी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, इस कारण से इसको नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो चूंकि जो न्यूक्लिक एसिड की खोज की गई थी फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा और न्यूक्लियस के अंदर की गई थी, वास्तव में वह डीएनए था। तो डीएनए की खोज का श्रेय किसको जाता है? डीएनए की खोज का श्रेय भी जाता है 1869 में फ्रेडरिक मिक्सचर को। इसके बाद बात करें हम, जो डीएनए शब्द है वो 1881 में कोजेल के द्वारा दिया गया है। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस की खोज की, प्यूरिन और पायरामिडिन क्षार की खोज की और डीएनए नाम भी जो है इन्हीं के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। डीएनए पर महत्वपूर्ण कार्य 1953 में 4 वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, वाटसन, क्रिक, विल्किन और रोसलिंग। अब यहां पर वाटसन, क्रिक और विल्किंस का ही नाम मैंने लिखा हुआ है। इन्होंने डीएनए की संरचना को प्रस्तावित किया, डीएनए की संरचना दिया और इस संरचना को नाम दिया गया डबल हेलिक्स मॉडल, द्विकुंडलित संरचना। किसके द्वारा दिया गया? वाटसन, क्रिक और विल्किंस के द्वारा दिया गया और इसका पुरस्कार उन्हें नोबेल प्राइज के रूप में मिला। डीएनए किस प्रकार से अपनी संख्या को बढ़ाता है, अपनी मात्रा को बढ़ाता है, अपनी प्रतिकृति को बनाता है, अर्थात डीएनए रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है, इसको समझाने के लिए वाटसन, क्रिक और विल्किंस के द्वारा सेमी कंजर्वेटिव मेथड को प्रस्तावित किया गया, अर्ध संरक्षी विधि को प्रस्तावित किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि डीएनए जो है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा होता है और इस विधि को प्रमाणित करने का जो कार्य है 3 वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, केरेंस, मेसेल्सन और स्टाल्क के द्वारा किया गया। तो यहां पर हिस्ट्री को यहीं पर हम विराम देते हैं और अब हम आते हैं कि वास्तव में डीएनए या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है क्या। अगर हम इसकी परिभाषिक शब्दावली की तरफ जाएं तो डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के प्रति समांतर क्रम में जुड़ने से, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के प्रति समांतर क्रम में जुड़ने से बना हुआ डबल हेलिक्स जटिल अनुवांशिक अणु है, जो अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। अर्थात डीएनए क्या है? डीएनए है एक जटिल जेनेटिक मॉलिक्यूल्स है। क्या है भाई? कॉम्प्लेक्स जेनेटिक मॉलिक्यूल है जो अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। यह
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है भाई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। और ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे से विपरीत क्रम में, प्रति समांतर क्रम में जुड़ती है। और जब ये प्रति समांतर क्रम में जुड़ती है तब डबल हेलिक्स मॉडल का निर्माण करती है। तो यहां पर हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि डीएनए क्या है? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के प्रति समांतर क्रम में जुड़ने से बना हुआ कॉम्प्लेक्स जेनेटिक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब चलिए देखें कि डीएनए पाया कहां जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। अगर हम डीएनए की जब बात करते हैं तो प्लांट वायरस को छोड़कर, यहां पर ध्यान रखिएगा, प्लांट वायरस को छोड़कर जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका होती है उन सभी में डीएनए पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि प्लांट वायरस को छोड़कर जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका होती है इन सभी में डीएनए पाया जाता है। अगर आप यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक कोशिका में ये मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? केंद्रक के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा विभिन्न कोशिकांग जिनमें मुख्य रूप से दो कोशिकांग हैं, कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ये पाया जाता है। तो मुख्य रूप से डीएनए कहां पाया जा रहा है भाई? केंद्रक के अंदर पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है तो यहाँ क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। और क्रोमोसोम के ऊपर ये जो है प्रोटीन के साथ जुड़ता है और प्रोटीन के साथ जुड़कर न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, किसका निर्माण करता है? न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में वो पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की ही बात करें और यूकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे कि प्लांट, एनिमल या बैक्टीरिया, यहां पर ध्यान रखिएगा, है ना। यहां पर जो कुछ बैक्टीरिया की बात चल रही है, यहां पर डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका जैसे प्लांट और एनिमल तथा कुछ बैक्टीरियल सेल्स में ये किस रूप में पाया जाता है? ये डबल हेलिक्स के रूप में पाया जाता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाला जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स तो होता ही है, साथ में ये कैसा होता है? सर्कुलर भी होता है, गोलाकार भी होता है। डबल हेलिक्स सर्कुलर के रूप में पाया जाता है। कुछ यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की जो संख्या है वो गुणसूत्र की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, किसकी बराबर होती है? गुणसूत्र की संख्या के बराबर होती है। गुणसूत्र की मात्रा को डाल्टन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है भाई? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गुणसूत्र की जो मात्रा है वो हमेशा किस रूप में होती है? डाल्टन के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। चलिए आगे चले। अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जैसे एस्चेरिचिया कोलाई हो गया या अन्य बैक्टीरिया में केवल एक सिंगल डीएनए प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियोफेज जैसे कि लैम्डा इंटू 174 में यह सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा भाई? डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि कहां कहां ये पाया जाता है। कंपोजिशन क्या है? डीएनए का केमिकल कंपोजिशन देखने के लिए आपको न्यूक्लिक एसिड का केमिकल कंपोजिशन देखना जरूरी है। अतः आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें जिसमें मैंने न्यूक्लिक एसिड के केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताया है। वहां स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने किस प्रकार से केमिकल कंपोजिशन होता है उसको समझाया है। तो चलिए अब हम देखते हैं डीएनए का केमिकल कंपोजिशन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से एंटी पैरेलल क्रम में जुड़ने से बनता है। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किससे मिलकर बनी है? न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने? दो चीजों से, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड H3PO4 से। अब न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना है? नाइट्रोजन बेस से और डीऑक्सी राइबोस सुगर। अब यहां पर देखिए, यहां पर राइबोस सुगर जो है वो स्पेसिफाइड हो चुकी है। कौन सी राइबोस सुगर है? डीऑक्सी राइबोस सुगर है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस की बात करें तो ये नाइट्रोजन बेस भी दो प्रकार की होती है, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर वाली नाइट्रोजन बेस है जिसमें एडेनिन और ग्वानिन आते हैं,
एडेनिन को ए के द्वारा, जबकि ग्वानिन को सी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं पायरिमिडिन की बात करें तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर वाली यौगिक है, जिसमें मुख्य रूप से थायमिन और साइटोसिन आते हैं। थायमिन को टी के द्वारा और साइटोसिन को सी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो एक नाइट्रोजन बेस जब डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ जुड़ जाती है तो जिस यौगिक का फॉर्मेशन होता है उसे न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। एक नाइट्रोजन बेस डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ जुड़कर जिस यौगिक का निर्माण करती है उस यौगिक को न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। यहां पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहां पर हमने एक नाइट्रोजन बेस लिया हुआ है और यहां नाइट्रोजन बेस जब शुगर के साथ जुड़ जाते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ जुड़ जाती है तो जिस यौगिक का निर्माण हुआ है इसी यौगिक को न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। चूंकि डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, ध्यान रखिएगा कि डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, अतः यहां पर न्यूक्लियोसाइड भी कितने प्रकार की हो जाएगी? 4 प्रकार की। कौन कौन से हो जाएंगे भाई? डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी थायमिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन। अब डीऑक्सी एडिनोसिन की बात करें तो डीऑक्सी राइबोस शुगर और एडेनिन मिलकर इसका निर्माण करते हैं। वहीं डीऑक्सी ग्वानोसिन का निर्माण डीऑक्सी राइबोस शुगर और ग्वानिन मिलकर इसका निर्माण करते हैं। वहीं पर डीऑक्सी थायमिडीन की बात करें तो शुगर के साथ यहां पर थायमिन जुड़ जाता है। वहीं डीऑक्सी साइटिडीन के साथ शुगर के साथ कौन जुड़ जाता है भाई? साइटोसिन जुड़ जाता है। और जब साइटोसिन जुड़ जाता है तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जो है न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। चलिए इनकी स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। जब इन्हीं चारों न्यूक्लियोसाइड से फास्फोरिक एसिड जुड़ जाता है, अर्थात एक न्यूक्लियोसाइड से जब एक फास्फोरिक एसिड का अणु जुड़ जाता है तो जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। चूंकि डीएनए में 4 न्यूक्लियोसाइड होते हैं, इस कारण से यहां पर बनने वाले न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कौन कौन से हैं भाई? डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, डीऑक्सी थायमिडिलिक एसिड और साथ ही डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड। किस प्रकार से संरचना का फॉर्मेशन होता है उसको देखें। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये संरचना जो दिखाई दे रही है ये संरचना किसकी है? न्यूक्लियोसाइड की है। जब इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक एसिड, यहां पर अगर हम देखें तो फास्फोरिक एसिड का सूत्र क्या होता है? H3PO4, P डबल बॉन्ड O एक तरफ हो जाएगा OH, दूसरी तरफ OH और नीचे की ओर भी OH। तो जहां पर ये इस प्रकार से जल का एक अणु बाहर निकल जाता है और ये फास्फोरिक एसिड जो है न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ जाता है। और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ जाता है तो जिस संरचना का फॉर्मेशन होता है इस संरचना को अब न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो संरचना बनी है ये संरचना क्या है भाई? ये संरचना है न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड जो कि डीऑक्सी एडिनोसिन और फास्फोरिक एसिड के मिलने से बना है। वहीं पर डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड डीऑक्सी ग्वानोसिन के साथ फास्फोरिक एसिड के जुड़ने से बना है। वहीं डीऑक्सी थायमिडिलिक एसिड जो है डीऑक्सी थायमिडीन और फास्फोरिक एसिड के जुड़ने से बना। वहीं पर डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड जो है डीऑक्सी साइटिडीन और फास्फोरिक एसिड के जुड़ने से बनता है। यहां पर एक बात ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियोसाइड या ये कह सके कि जो पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर से ये फास्फोरिक एसिड जो है वह फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है और ये 2 स्थानों से जुड़ सकता है। अब 2 स्थान कौन कौन से होते हैं कि पेंटोज शुगर में जो कार्बन पाई जाती है उस कार्बन का नामांकन अगर करें 1, 2, 3, 4 और 5। एक तो हो सकता है 5वें कार्बन से जुड़ सकते हैं और दूसरा होता है तीसरे कार्बन से। को समझते हैं
डीएनए के स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर दो प्रकार के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और दूसरी तरफ हमने दिया है वाटसन और क्रिक के द्वारा दिए गए डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ चुका है कि डीएनए का जो सरलतम इकाई होती है वह सरलतम इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, क्या होती है सरलतम इकाई? न्यूक्लियोटाइड। यहां न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है भाई? न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो यहाँ पेंटोज शुगर, जिसको कि हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, और नाइट्रोजन बेस के मिलने से जो है वो किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। और जब यही न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक एसिड के साथ जुड़ जाती है तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। जब यही बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण होता है। अर्थात ये न्यूक्लियोटाइड आपस में किस प्रकार से जुड़ते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन से फास्फोरिक एसिड जुड़ जाता है और इस प्रकार से जुड़कर एक चेन का निर्माण करता है और इस चेन को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहा जाता है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसका एक सिरा जो 5वें कार्बन पर होता है वो खुला होता है और जो सिरा 5वां कार्बन पर खुला होता है उसे 5 प्राइम एंड कहा जाता है। 5 प्राइम एंड कहा जाता है, जबकि तीसरे कार्बन पर खुला हुआ सिरा जो है वो 3 प्राइम एंड कहलाता है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि न्यूक्लियोटाइड जो हैं आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण हुआ। जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के प्रति समांतर का मतलब है उल्टे, अगर मान के चलिए 3 इंड है तो 5 इंड, और अगर 5 इंड है तो 3 इंड, जब आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं तो एक द्विकुंडलित संरचना का निर्माण होता है और इसी संरचना को डीएनए की संरचना कहा जाता है। चलिए इसको जोड़ दे, यहां पर देखते हैं ये इस प्रकार से हम जुड़ गया। यहां पर अगर हम बात करें तो इसको भी जोड़ दें आप, ये हो गया आपका 3। इस प्रकार से इसको जोड़ते चलते हैं और इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, यहां पर कौन सा सिरा खुला हुआ है? तीसरा कार्बन वाला सिरा खुला है, तो ये हो गया इसका 3, और दूसरे अपोजिट साइड में अगर चले जाए तो ये हो गया 5 और इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो संरचना बनी है ये संरचना डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। अब इसी संरचना को हम समझते हैं डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में। हमने क्या देखा कि डीएनए की संरचना जो है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के एक दूसरे के प्रति समांतर क्रम में जुड़ने से बनती है। तो यहाँ पर हमने यही चीजों को लिया है कि इसमें इसका एक सिरा अगर 5 इंड है तो उसके अपोजिट में कौन सा सिरा आ जाएगा? 3 इंड आ जाएगा। नीचे की ओर भी वही होगा, 3 इंड है तो वो 5 इंड आ जाएगा। अब देखिए दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में सीढ़ीदार संरचना की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, अर्थात ये डबल हेलिक्स मॉडल का निर्माण करते हैं और इसके एक हेलिक्स की जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है और इस 34 एंगस्ट्रॉम एक हेलिक्स में 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा कि कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं और ये 10 नाइट्रोजन बेस में से केवल 8 नाइट्रोजन बेस यहां पर दिखाई देते हैं। नाइट्रोजन बेस में एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है। दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं? एडेनिन है तो एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा? थायमिन के साथ जुड़ेगा। वहीं साइटोसिन जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? ग्वानोसिन के साथ जुड़ेगा, ग्वानिन के साथ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से
कहना चाहिए दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में नाइट्रोजन बेस एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं। दो नाइट्रोजन बेस की दूरी जो है वो लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। भाई 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का जो व्यास है वो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो मुख्य बातें क्या क्या चीजें समझ में आई, जरा उसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करें। तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का निर्माण जो है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के आपस में एक दूसरे के साथ प्रति समांतर क्रम में जुड़ने से बनता है। एक हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि इसका जो व्यास है वो कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम होती है। एक हेलिक्स में 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं जो कितने होते हैं, जो एक दूसरे के साथ 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाइट्रोजन बेस आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बात और थोड़ी सी ध्यान में रखने योग्य ये है कि यहां पर प्यूरिन और पायरोमिडिन का अनुपात हमेशा समान होता है और प्रत्येक जीवों में प्यूरिन और पायरोमिडिन की जो मात्रा है वह भी समान होती है। हाँ, इसको हम चारगाफ के नियम के द्वारा भी समझ सकते हैं। हाँ, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में दो ग्रुप पाई जाती है, दो खांच पाई जाती है। जो खांच ज्यादा गहरी होती है और बड़ी होती है उसे मेजर ग्रुप कहा जाता है, और जो छोटी होती है उसे माइनर ग्रुप कहा जाता है। कि डीएनए किन किन कार्यों को संपादित करता है, तो डीएनए के कार्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, जो डीएनए होता है अनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण करने का कार्य करता है। डीएनए क्या काम कर रहा है भाई, जो अनुवांशिक लक्षण है अनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करने का कार्य करता है। तो पहला काम समझ में आ गया। डीएनए के माध्यम से ही जीवों में वेरिएशन उत्पन्न होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डीएनए के माध्यम से ही जीवों में क्या उत्पन्न होता है, वेरिएशन उत्पन्न होता है। क्योंकि भाई जब गैमेट का फ्यूजन होता है, म्यूसिस सेल डिवीजन होता है, तब उस दौरान जो है वो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है और क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया में जो जीनों का एक्सचेंज होता है उसकी वजह से वेरिएशन उत्पन्न होता है। इसके अलावा किसी भी जीव के सभी प्रकार के कार्यों पर नियंत्रण रखने का कार्य जो है वह डीएनए के द्वारा किया जाता है। तीन कामों को बताया है। डीएनए अनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करता है, दूसरी बात यह वेरिएशन उत्पन्न करता है, तीसरी बात यह सभी प्रकार के कार्यों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। इवन यहाँ पर एक काम और लिख सकते हैं कि डीएनए के माध्यम से ही प्रोटीन का निर्धारण होता है और यह प्रोटीन किसी जीव के लक्षणों को निर्धारित करने का कार्य करता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।